प्रस्तुत है रूपक, रंग शिल्प की वैश्विक विरासत। लेखिका डॉक्टर दुलारी कुरैशी, प्रस्तुतकर्ता जावेद खान। तो आइए सुनते हैं रूपक, रंग शिल्प की वैश्विक विरासत। (1819) में विश्व उस समय अचंभित रह गया जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 90 किलोमीटर दूर अजंता गांव में मिट्टी के ढेर के नीचे शिल्पकला, वास्तुकला और चित्रकला की अद्भुत विरासत की खोज हुई। इस खोज का श्रेय जॉन स्मिथ और उनके साथियों को जाता है, जो शिकार के लिए अजंता गांव के निकट घूमते हुए यहां आए थे। अजंता अपनी इस सुंदर चित्रकला के चलते बहुत जल्द प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गया और पर्यटक इन्हें देखने के लिए यहां आने लगे। हैदराबाद की पूर्व सरकार के 7वें निजाम ने पर्यटकों की सुविधाओं के लिए अजंता गुफाओं तक एक राज्य मार्ग बनवाया। इस शांत और सुंदर वातावरण में कलाकारों ने अपनी कला के अमिट निशान छोड़े हैं, जो सिर्फ कला के चाहने वालों को ही नहीं बल्कि हर आने वाले को प्रभावित करते हैं। ये कला का ऐसा कमाल है जिसमें चित्रकारों ने अपनी लगन से हर चित्र में अपनी जान डाल दी है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक खोदी गई गुफाएं शिल्पकारों और चित्रकारों के जुनून और कला के प्रति उनकी भावनाओं को व्यक्त करती है। ऐसी भावनाएं जो उन्हें किसी भी ख्याति और नाम की परवाह किए बगैर उन्हें अपने काम में मगन रखती थी। अर्धगोलाकार में तराशी गई चट्टान पर बुद्ध धर्म की 30 गुफाओं में 4 चैत्यगृह और 26 विहार है। हर चैत्यगृह में लकड़ी की डिजाइन पत्थर में बनाई गई है। हर चैत्यगृह में एक स्तूप तराशा गया है, जबकि विहार की 3 दिशाओं में बुद्ध भिक्षुओं के रहने और सोने की सुविधाएं उपलब्ध की गई है, जिनमें पलंग और तकिए भी पत्थर में तराशे गए हैं। ये भिक्षुओं के उपयोग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। गुफाओं के अंदरूनी दीवारों को जातक कथाओं की रंगीन चित्रकारी से सजाया गया है। प्रारंभिक चरण अर्थात बुद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित गुफाएं यानी गुफा 9 और 10 है। इसके अतिरिक्त शेष 24 गुफाएं महायान संप्रदाय से जुड़ी हुई है। हर गुफा के मंदिर के भीतर महात्मा बुद्ध का प्रतिमा युक्त गर्भगृह है। समस्त गुफाओं में 4 गुफाएं नंबर 1, 2, 16 और 17 अपनी सुंदर चित्रकारी के अद्भुत नमूने हैं। गुफा नंबर 1 में महात्मा बुद्ध से जुड़ी जातक कथा महाजनक बहुत ही लोकप्रिय है और पर्यटकों का मन मोह लेती है। इस जातक कथा में महाजनक यानी गौतम बुद्ध का अपने महल को छोड़कर संन्यास लेने की कथा को विस्तृत रूप से दिखाया गया है। जब युवराज अपनी संन्यास लेने की बात करते हैं तो माँ रानी शिवाली उसे लुभाने के लिए अलग अलग उपाय सोचती है। वो एक नर्तकी और उसके साथ कई युवतियों को आदेश देती है कि वह अपने नृत्य और संगीत से युवराज का मन परिवर्तित करने का प्रयास करे। चित्र में नर्तकी अपने नृत्य से और शेष युवतियां तबला, ढोलक, बांसुरी और सारंगी की ताल से युवराज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ चित्रकारों ने इस चित्र को असलियत का रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसी कवि ने नर्तकी के हावभाव को अपनी कविता में इस प्रकार व्यक्त किया है। मदिरा भरे नैन मस्ती से बोझल, मदिरा भरे नैन मस्ती से बोझल, छनकते हैं घुंघरू झनकती है पायल। हमने अजंता के इस ऐतिहासिक स्थल पर कुछ पर्यटकों से बात की और जानना चाहा कि यहाँ के चित्रों ने उनके मन पर क्या प्रभाव छोड़ा है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ और अपनी वाइफ के साथ मृणालिनी सिंह के साथ केव नंबर 1 हमने देखी। गुप्ता पीरियड में ये लोग पहनावे होते थे इनके तरह तरह के वो किस प्रकार के होते थे। उस समय में भी लोग मेकअप करा करते थे। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि हमारा भारत जो है वो पौराणिक काल में भी काफ़ी सशक्त था
और लोग जो थे वो बहुत ही संपन्न थे। तो मुझे लगता है इन केव्स को देख के कि इससे हमें हमारी विरासत पता चलती है, और हमें लगता है कि जब हम इस विरासत को ध्यान में रखते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है या हमें ऐसा महसूस होता है कि हम आगे जाके जो भारत है वो फिर से एक दिन सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसी तरह श्रीमती मृणालिनी सिंह ने भी अपने विचार हमारे संग साझा किए। मेरे हस्बैंड का ही मन था बहुत ज़्यादा औरंगाबाद आने का, सो इनको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का बहुत क्रेज़ है। सो एक एवर लास्टिंग मेमोरी हो जाएगी, और हिस्ट्री को जानना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, इंडिया के लिए। इंडिया सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं जाने कि हाँ हम इंडियन हैं, बट देन वी शुड नो, हमको पता होना चाहिए कि डिटेल में क्या है एक्चुअली। पुरानी कथाएँ जो थी पुरानी, जो पता नहीं होती, वो यहाँ पर आकर पता चली हैं। इन गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा नंबर 10 का वर्णन करते हुए गाइड श्री सारंग देशमुख ने यहाँ की रंग संगति का कुछ यूं विश्लेषण किया। ये अजंता की सबसे पुरानी गुफा है। इसको मंदिर भी कहा गया है। इस गुफा में विशेषता ये है कि यहाँ पर सांची के स्तूप की प्रतिकृति पत्थर में बनाई गई है। ये गुफा 2200 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर 39 खंबे हैं, और खंभों के पीछे यहाँ हम अजंता की सबसे पुराने चित्र को देख सकते हैं। यहाँ जो चित्र है वो सातवाहन काल के हैं। चित्रों में 2 कथाएं आती हैं, एक का नाम है श्याम जातक और दूसरे का नाम है षडदंत जातक। इन चित्रों की विशेषता ये है कि हीनयान काल के चित्रों के रंगों की संगति में कम रंग इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी रंग संगति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन चित्रों को इन्होंने बनाया उनमें मौर्य और गुप्त काल की छटाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो मौर्य काल की जो छटाएं कपड़ों के हद तक हम देखते हैं, वही बाद में महायान चित्रों में गुप्त काल में परिवर्तित होते हुए दिखाई देती हैं। इस गुफा की विशेषता ये भी है कि इस गुफा की खोज एक अंग्रेज़ अफसर जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 को की थी, और उसके बाद अजंता लोगों के सामने आया। गुफा 1 में कलाकारों ने दीवार पर एक ऐसी कथा चित्रित की है जिसमें मारा नामक एक राक्षस महात्मा बुद्ध की तपस्या को भंग करने का प्रयास करता है। इस पैनल को टेम्पटेशन ऑफ मारा के नाम से जाना जाता है। ये राक्षस अपनी 7 पुत्रियों को वहां भेजता है। चित्र में दिखाया गया है किस तरह युवतियां अपने नृत्य और संगीत से महात्मा की तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रही है, किंतु महात्मा यह प्रयत्न असफल कर देते हैं। उसके पश्चात इस चित्र में मारा को भूत, प्रेत और डरावने राक्षसों की टोली के साथ दिखाया गया है, जो महात्मा की तपस्या भंग करने का असफल प्रयास करते दिखाई देते हैं। महात्मा इस दुष्ट और पापी राक्षस से अपनी रक्षा करते हैं। यहाँ हमें सत्य की जीत और असत्य की हार का उपदेश और सीख प्राप्त होती है। जो लोग चित्रकला की गहराई को समझते हैं वे यह भी जानते हैं कि अजंता की चित्रकारी सिर्फ सजावटी ही नहीं, बल्कि वह अलग अलग भावनाओं और हृदय की आवाज भी है, जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसा ही एक चित्र पद्म पानी है, जो विश्व भर में अपनी आकर्षक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर गाइड श्री साखले पाटिल ने इस विलक्षण भित्ति चित्र पद्म पानी का रसग्रहण कुछ इस प्रकार किया। इस पेंटिंग का नाम है बोधिसत्व पद्म पानी। बोधिसत्व बुद्धिज्म के अंदर एक रिलीजियस रिस्पेक्टिव टाइटल है, और पद्म पानी उसका खुद का नाम है। संस्कृत में पद्म का मतलब है कमल और पानी का मतलब है हाथ, जिसके हाथ में कमल का फूल है। उसकी शरीर की आउटलाइन देखिए, बहुत ही बोल्डली और फ्री हैंड बनाकर चित्र शरीर में प्रमाणबद्ध किया। चित्र के ऊपर प्रकाशमान पीला कलर है, जिससे चित्र दीवार छोड़ के आगे निकला हुआ फ्री डिटैच लगता है। इसके बाजू में जो छठा निर्मिति है उसका सिर्फ गोलाकार लगता है, सबपलनेस लाइक मोनालिसा, जो इसके बाद में बनी है। चेहरे का भाव है करुण भाव है, कंपैशन। उसके आईब्रोज देखिए ना, फ्री हैंड वर्क, सिंगल स्ट्रोक ऑफ ब्रश। मुकुट के ऊपर फूलों की डिजाइन्स हैं। बालों की काली बटाई कंधे की तरह ब्यूटी बढ़ाती है, और यज्ञ पवित्र ब्राह्मणिकल प्रभाव है। 2 दास है उसके, ये पर्शियन है और अफ्रीकन, मतलब उस कल्चर को अलग अलग वंश की मालूमात थी।
आध्यात्म जितना इम्पोर्टेंस स्थान दिया उतना संसार को पति और पत्नी संसार में बैठे हैं। संगीतकार है किन्नर जो गिटार या तंतुवाद्य बजा रहा है। बोधिसत्व पेंटिंग 3 डायमेंशन भी है। अजंता की वैश्विक धरोहर दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर हमने विदेशी पर्यटकों से बात की। My name is Anu Rufa. I'm from Finland. मेरा नाम अनुरूपक, मैं फिनलैंड से हूँ। मैं भारत अपनी माँ के साथ आई हूँ। मेरी माँ ने अजंता और एलोरा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और वो इन सब से इतनी प्रभावित हुई कि अपना जन्मदिन अजंता में मनाना चाहती थी। आज उनका जन्मदिन है और आज हम यहाँ हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ अद्भुत हैं। यह सब सोचना ही काफी रोमांचकारी है कि इतने वर्षों पहले के लोग किस तरह थे, उनका जीवन कैसा था। सब कलाकृतियाँ बहुत ही अनूठी, अविश्वसनीय और प्रभावशाली हैं। सभी गुफाएं विस्तृत और बेहद सुंदर हैं। गुफा 1 में गर्भगृह के अंदर महात्मा बुद्ध की भव्य मूर्ति है, जिस पर प्रकाश डालने पर अलग अलग भाव दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति पर एक तरफ से प्रकाश डालने पर वो हल्की सी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, जबकि दूसरी ओर से प्रकाश डालने पर गंभीर दिखाई देती है। इसी प्रकार सामने से प्रकाश पड़ने पर वो ध्यान मुद्रा में दिखाई देती है। ये अजंता की शिल्पकला का अनमोल नमूना है। इन मौलिक और अनूठे चित्रों के विषय में वैज्ञानिक जानकारी हमें मिली सहायक अधीक्षण पुरातत्वीय रसायज्ञ श्री दीपक गुप्ता से। अजंता की गुफा में जो भित्ति चित्र बने हैं ये 3 लेयर में है। पत्थरों के ऊपर में मड प्लास्टर है जो मिट्टी का है, उसके अंदर में राइजर्स और घोड़े की लीद, गोबर, ऐसे नीम, बेड़, भेड़ा, रीठा, इस तरह का सब मिला के उसको एक प्लास्टर बनाया गया है। फिर ये जब प्लास्टर सूख जाता है तो इसके ऊपर में चूने का लाइम लेयर एक कोट की जाती है और जब ये सूख जाता है इसके ऊपर एक खनिज जो कलर होते हैं वो कलरों को फिर इसके ऊपर में आउटलाइन बना के उसमें ये रंग भरे जाते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः 4 ही रंग यूज़ किया गया है। जो लाल है वो है रेड ऑकर, बोलेंगे तो हम गेरू, फिर है ग्रीन ऑकर जो हरा गेरू है और चूना है, और जो काला है ये दिया का जो जला के जो काजल होता है ये लैम्प ब्लैक है, और जो कलर है ब्लू वो बाद में यूज़ किया है, 6वीं शताब्दी में वो आया, वो बाहर से आया हुआ है जो पर्शियन ब्लू होता है। तो ये जो भित्ति चित्र है 2nd BC से लेके 6th AD तक की इस कालखंड में यहाँ पे किया गया है और उसके बाद में ये लुप्त हो गई। किसी को पता नहीं था ये गुफा कहाँ है। 1819 में जब इसकी खोज हुई इसके बाद में यहाँ पे कई इतिहासकार और कलाकार लोग आए और इन्होंने इस भित्ति चित्र का कॉपी करने की कोशिश किया। उसके लिए इन्होंने मशाल के रोशनी में इसके ऊपर में उन्होंने वार्निश लगाए और वो ट्रेसिंग फिल्म रख के ट्रेस करके ऐसी कॉपी करके कई लेके गए और इस तरह क्या हो गया, उस पेंटिंग के ऊपर कई लेयर वार्निश की आ गई और चूंकि वो मशाल भी यूज़ कर रहे थे तो उसका धुआं भी उसके ऊपर में बैठ गया। निजाम सरकार ने इसको बचाने के लिए इटालियन से 2 और बाहर से विदेश से 2 साइंटिस्ट बुलाए थे उन्हें या एक्सपर्ट, तो उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर वो शेलैक बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको, इसकी कोटिंग कर दी थी जैसे कि लेमिनेशन के समान। तो ये उस समय बेहतरीन विकल्प उपलब्ध था पूरी दुनिया में, उसको इस पे लगाया गया बचाने के हेतु। लेकिन क्या हुआ, इस भारतीय वातावरण में मौसम में ये धीरे धीरे जो लेयर थी ये ऑक्सीडाइज हो गई और इन्होंने जो लेयर लगा वार्निश कोट किया था ये बिना धुएं की परत और पुरानी वार्निश को निकाले बिगर इसके ऊपर लगा दिया गया था। तो ये क्या हो गया, इस भारतीय वातावरण में ये धीरे धीरे लेयर ऑक्सीडाइज हो गई और काली होने लगी। तो हमारा भारतीय पुरातत्व रसायन शाखा का ये दायित्व है, ये हमारा काम है कि इस लेयर को हमको रसायन के थ्रू निकालना है, जो ओरिजिनल जो अंदर में पेंटिंग है उसको कुछ भी नुकसान ना पहुँचे। तो जो हम लोग अलग अलग तरह के केमिकल्स को एक मिक्सचर बना के उसको हम लगाते हैं और ऊपर की लेयर को धीरे धीरे निकालते हैं और फिर बाद में जो ओरिजिनल जो अंदर में पेंटिंग है ये बाहर दिखाई देती है। तो यही एक पूरे दुनिया में ऐसी है कि यहाँ पे आप जो भी पेंटिंग देखते हैं ये सब ओरिजिनल ही हैं। यहाँ जो गुफा नंबर 10 और जो 9 है जो सब में पुरानी है गुफाएं, इसमें जो पेंटिंग है तो हमने देखे कि जो सैनिक और राजा लोग थे इनकी जो आग बनी है इसमें कलाकार ने उस समय सिर्फ आग
में पुतली भी बनाया और इरिस भी बनाया। इतना डिटेल में पेंटिंग है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, इमेजिन करना, लेकिन ये अजंता की पेंटिंग में आपको सजीव पता चलता है कि भारतवर्ष उस समय कैसा था, कैसे लोग रहते थे, उनके नाक नक्शे कैसे थे। तो ये सजीव आपको ये देखने मिलता है। अजंता की शिल्पकला की सुंदरता जहां अजंता को अनमोल बनाती है, वहीं गुफाओं के अंदरूनी और बाहरी भाग में बनाए गए स्तंभ और उन पर की गई सूक्ष्म और सुडौल नक्काशी ने अजंता की कला और संस्कृति को अद्भुत बुलंदी प्रदान की है। यहाँ स्तंभों के दो प्रकार हैं, अमलका और घटपल्लवा, जो अपनी सजावट के कारण गुफाओं को और भी आकर्षक बना देते हैं। इन सभी ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण एवं रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। अजंता में कार्यरत श्री D.S. दानवे, सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट, ने हमें इन स्मारकों के संरक्षण के विषय में जानकारी दी। अजंता गुफा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बोल के 1951 में भारत सरकार के पास आया। उसके पहले ये निजाम गवर्नमेंट के पास था। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल के 9 दिसंबर 1983 में डिक्लेयर हुआ है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मुख्य कार्य है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अजंता केव्स। उसमें 4 हिस्सों में बांटा गया है। स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन, भित्ति चित्र का संरक्षण एवं जतन, वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवीय संस्कृति का संरक्षण और जतन करके आने वाले पीढ़ी को सौंपना ये मुख्य कार्य है। इन गुफाओं में मौजूद चित्रकारी को पानी के रिसाव से बचाना तथा संरचना को मजबूती प्रदान करना इन स्मारकों के संरक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। श्री दानवे ने हमें इस बारे में बताया। ये जो सीपेजेस है उसके कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे पूरे केवच के ऊपर के हिस्से में ड्रेनेज नेटवर्क क्रिएट किया है। यानी सरफेस पे, पृष्ठभाग पे जो रेन वाटर आता है उसको इकट्ठा करके उसको प्रॉपर तरीके से नेटवर्क में उसका बहाव करके उसको ड्रेन आउट करके सीपेज को कंट्रोल किया जाता है। और वो जो मॉन्यूमेंट की मुख्य संरचना है उसके लिए जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि एखादा पिलर ख़राब होता है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, लेकिन रिप्लेस करते वक्त हम ये ख्याल में रखते हैं कि वो जो ओरिजिनल मटेरियल है वही ओरिजिनल मटेरियल यूज़ करते, क्योंकि हमें उसका ऑथेंटिसिटी और मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए सेम फैब्रिक का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कोई फॉरेन मटेरियल उसमें हम ऐड नहीं करते हैं। संक्षेप में अजंता की गुफाएं अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा है जो विश्व धरोहर स्मारकों में प्रथम स्थान पर है और आज भी सैलानियों को अचंभित कर देता है। अजंता की ही तरह एलोरा को भी विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में एक ऊंचा स्थान दिया गया है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ये स्मारक औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कलाकारों ने एक सख्त चट्टान को खोदकर उसमें गुफाएं तराशी है। ये गुफाएं 3 अलग अलग धर्मों से संबंधित है। इनमें बुद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की कुल 34 गुफाएं हैं। पहली 12 गुफाएं बुद्ध धर्म की है, उसके बाद 17 गुफाएं हिंदू धर्म की है और अंतिम 5 गुफाएं जैन धर्म की है। बुद्ध धर्म की 12 गुफाओं में से नंबर 5 की गुफा को एक पाठशाला के प्रतिरूप में बनाया गया है। यह दालन 117 चरण लंबा और 58 चरण चौड़ा है। इसकी छत 24 स्तंभों पर टिकी है। एक बड़े सभागार में विद्यार्थियों को किताबें रखने के लिए पत्थर के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यहाँ गर्भगृह में महात्मा बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति देखने वालों का मन मोह लेती है। गुफा नंबर 6 के केंद्र स्थान में दुर्लभ मूर्ति महामयूरी को दर्शाया गया है, जहाँ एक मयूर देखा जा सकता है। यहाँ यक्ष और तारा की मूर्तियां अत्यंत मनमोहक दिखाई देती है। इनके वस्त्र और आभूषण
सूक्ष्म और बखूबी से तराशे गए हैं। महामयूरी के सर पर मुकुट, कानों में बाली और हाथों में कंगन तराशे गए हैं और कंठहार मोहनमाला से सजाया गया है। गुफा 6 से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद खुली दीवार पर हरिति और पंसिकी की मूर्तियां हैं। यह यक्ष है और धन के देवता माने जाते हैं। यहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक भव्य चैत्य गुफा दिखाई देती है। यह 2 मंजिला गुफा अपनी सुंदर कारीगरी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इस गुफा को विश्वकर्म और सुतार की झोपड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि मूल रूप से इसमें लकड़ी की बनावट को पत्थर में तराशा गया है। ये येलोरा समूह की एक ही गुफा है जो चैत्य है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद गुफा नंबर 11 और 12 दिखाई देती है। इन गुफाओं की विशेषता ये है कि ये 3 तल के हैं। इन दोनों गुफाओं के विषय में विद्वानों ने और शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह बुद्ध धर्म का विश्वविद्यालय होगा। ये बुद्ध समुदाय की आखिरी गुफाएं हैं। इसके आगे की 17 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं। यहाँ से हम गुफा नंबर 16 में प्रवेश करेंगे। 16 नंबर की गुफा को कैलाश के नाम से जाना जाता है। उसी कैलाश के समक्ष गाइड श्री विवेक पाठक ने इसका वर्णन कुछ इस तरह किया। इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यह है कैलाश टेम्पल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। स्पेशलिटी जो है वो कार्विंग टॉप टू बेस किया गया है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। दंती दुर्ग और कृष्णा, ये 2 राजाओं के एफर्ट से इन गुफाओं की, स्पेशली कैलाश टेम्पल की जो है वो निर्मित की गई है। और जो पैनल इस वक्त हम लोग के सामने है ये रामायण का पैनल है। अगर हम लोग पैनल को ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करते हैं, पहला जो रो है उसमें सेंटर में जो इस वक्त हमारे सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, जहाँ से नगर द्वार से राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वनवास के लिए जा रहे हैं। नगर द्वार के बिल्कुल नीचे सेकंड रो की सेंटर में शूर्पणखा को नाक काटते हुए यहाँ पर दिखाया गया लक्ष्मण जी को। बाजू में राम जी है हाथों में धनुष लेके। थर्ड रो की सेंटर में रावण द्वारा सीता जी को किडनैप करते दिखाया गया है। एक छोटा सा रथ भी वहाँ पर दिखाया गया है। सेम रो में राइट साइड में एक छोटा सा हिरण है जहाँ पर मारीच राक्षस की आकृति को दिखाया गया है। रथ के नीचे चौथी रो की सेंटर में 2 वानरों के बीच में युद्ध है, बाली और सुग्रीव के बीच में। और उसी रो में लेफ्ट साइड में 7 ताल वृक्षों के पीछे खड़ा रह के राम जी ने बाली का वध किया है। 5th रो राइट साइड एक छोटा सा पर्वत, पर्वत के ऊपर वानर प्रतिमा, हनुमान जी लंका जा रहे और सामने एक छोटी सी राक्षसीन है सुरसा, जिन्होंने समुद्र के अंदर हनुमान जी का रास्ता रोका। उसके बाद 6th रो लेफ्ट में अशोक वाटिका दिखाई गई है। नीचे से सेकंड रो हाथों में पत्थर लेके जाने वाली ये वानर सेना जो समुद्र में सेतु का निर्माण कर रहे हैं। सबसे आखिर में सागर की लहरें हैं और जो लास्ट सीन है राम रावण का युद्ध का प्रसंग है। इसे विश्व की सबसे महान गुफा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसे ही हम कैलाश के प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो सामने की दीवार पर गजलक्ष्मी की भव्य मूर्ति है। इसके दोनों ओर हाथी है जो तालाब से पानी लेकर देवी के सर पर डालते हैं। बाई ओर की दीवार पर जो दृश्य दिखाई गया है उसका शीर्षक अच्छाई की बुराई पर जीत ऐसा है। यानी देवी दुर्गा महिषासुर राक्षस को मार देती है। कैलाश का मध्य भाग जितना आकर्षक है उतना फैला हुआ भी है। उसके तीनों तरफ दालन है जहाँ शिल्पकला की अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ तराशी गई है। बाईं ओर की पहली मूर्ति रावण की है जो अपने 10 सर काटकर शिव भगवान को अर्पित करता है। थोड़ा आगे शिव और पार्वती का वह पैनल है जिसमें दोनों को चौसर खेलते हुए दिखाया गया है। शिव और पार्वती के लग्न मंडप का दृश्य अत्यंत विलोभनीय है। एक और महत्वपूर्ण पैनल है जिसका शीर्षक है रावण का कैलाश पर्वत को हिलाना। इस शिल्प की बारीकियों को समझा रहे हैं श्री विवेक पाठक। रावण जब अपनी 20 भुजाओं की सहायता से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है, शिव के मुख्य द्वारपाल जो है बगल में बैठे हुए बिल्कुल शांत बैठे हैं, जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। बट बीच में जो छोटे छोटे गण हैं वो घबरा गए और ऊपर की साइड से रावण के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे कि यहाँ से आप निकल जाइए।
टॉप पर दो मुख्य इमेजेस है, शिव और पार्वती। पार्वती शक्ति के देवता, लेकिन उनका यहाँ का इस पर्टिकुलर पैनल के अंदर का जो रोल है एज अ गृहिणी का है, और वो घबरा गई। उन्होंने शिव जी का शोल्डर पकड़ के रखा है, वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। शिव जी अपना टो जो है कैलाश पर्वत के ऊपर दबा रहे हैं, अपना पूरा वजन जो है कैलाश के ऊपर डाल रहे हैं, तो रावण उतना सारा वेट मेंटेन नहीं कर पाता है। एक पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उनका एक नी जो है वो प्रेस किया गया, दूसरा पैर हाफ फोल्डेड है और वजन उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर हाथों में वेट आ गया तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। आंखें काफ़ी उनकी बड़ी हैं और मुंह जो है वेट के कारण खुला हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो 9 रस है, वो सारे के सारे 9 रस आप देख सकते हैं। आर्टिस्ट ने अपनी छेनी और हथौड़े से इस पत्थरों के अंदर जान डाल दी। एलोरा की गुफाएं तथा वहां मौजूद शिल्पकार्य के संरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस तरह करता है, इस विषय पर श्री राजेश वाकलेकर, संरक्षण सहायक, ने हमें जानकारी दी। हमारी जो ब्रांच है कंजर्वेशन ब्रांच, वो मेन मॉन्यूमेंट की मरम्मत, दुरुस्ती, देखभाल का कार्य करती है। ज़्यादा करके जो क्योस का फसाड और पिल्लर, यही ज़्यादा करके बारिश से, पोल्यूशन से, वातावरण से खराब होते हैं और जीर्ण हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम उसको सेम पिल्लर, सेम डिज़ाइन जैसा देने की कोशिश करके बनाते हैं, और आगे उसके और आगे खराब ना हो, इसलिए उसकी मरम्मत करके जोड़ा जाता है। इसमें विशिष्ट कारागिर रहते हैं जो पत्थर का काम करते हैं, इसमें कलर मैचिंग होती है, मेंडिंग वर्क होता है, और कैमोफ्लेज करते हैं हम ताकि वो हुबेहूब दिखे। परंतु इसमें हम एक ख्याल रखते हैं कि अगर 20-25 साल के बाद अगर वो मर्ज हो जाए तो पुराना वर्क कौन सा है, पुराना उस जमाने का, और नया कौन सा किया है, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। और छोटा सा एक पैच वर्क हम छोड़ देते हैं जिसमें हम कुछ कार्विंग डिजाइन नहीं करते, ताकि लगे कि ये नया है। एलोरा गुफाओं का आखिरी भाग जैन धर्म का है। यहाँ जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं जो कैलाश से 4 फरलांग की दूरी पर है। गुफा नंबर 30 छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। यहाँ 3 तीर्थंकरों की मूर्तियां तराशी रही है। इनके सर पर छतरी है और दोनों ओर भक्त है। जैन गुफाओं की विशेषता ये है कि सभी गुफाएं बहुत ज्यादा अलंकृत है, जिसमें बड़े बड़े गजरे भी तराशे गए हैं। यहाँ महामंडल के गर्भगृह में भगवान महावीर पद्मासन में विराजमान है। एलोरा में स्थित बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कुल 34 गुफाएं सैकड़ों वर्षों से पर्यटकों, भक्तों और उपासकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में एक उच्च स्थान पर विराजमान है। अभी आप सुन रहे थे रूपक, रंग शिल्प की वैश्विक विरासत। लेखिका डॉक्टर दुलारी कुरैशी, सहभाग मंगेश वाघमारे, लीना पांडे और मिलन नायगड़े। प्रस्तुतकर्ता जावेद खान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के औरंगाबाद केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया।